Assalamu alaikum. So welcome again to the next class of linear momentum. और आज के इस क्लास में हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये फिजिक्स का। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स, अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन फिजिक्स। इनफैक्ट मैंने अगर अब इसको नाम दिया है फंडामेंटल या बेसिक लॉ का, तो इसका मतलब है दिस इज वन ऑफ द पिलर्स इन फिजिक्स। एवरी अदर लॉ इन फिजिक्स इज वैलिडेटेड ओनली आफ्टर दैट सेटिस्फाइज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और द अदर बेसिक लॉज। तो बेटा चूंकि हमारा डिस्कशन प्रीवियस क्लासेस में रहा ही है लीनियर मोमेंटम, वी आर डिस्कसिंग लीनियर मोमेंटम और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली है, तो आज हम इस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन लॉ। तो बेटा सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका, बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट है कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट इफ यू हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, कोई बाहर वाला फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। विल बी कंजर्व्ड का मतलब है इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वो पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होगा, अगर पहले उसका कुछ वैल्यू है तो बाद में भी कुछ उसका वैल्यू होगा। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के चेंज होने से इसके जो मोमेंटम सिस्टम का है वो चेंज नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? फिर से देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। लेट अस सपोज ये आपके पास बेटा एक सिस्टम है और इस सिस्टम में मान लो आपके पास बहुत सारी बॉडीज हैं। ये मान लो हमने 3 बॉडीज इसमें सिलेक्ट कर ली है। This is a body of mass m1, this is a body of mass m2 and this is a body of mass m3. And now we are taking these 3 bodies as a combined system, as a single system. And now the next thing is कि ये जो system है ना, इस पे कोई भी external force act नहीं कर रहा है। Maybe ये एक दूसरे पे force act कर रहे होंगे। अब जब आपने कहा है कि इन तीनों को मैं एक ही सिस्टम मानता हूं, एक ही सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स मानता हूं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहलाएगा, वो तो इंटरनल फोर्स बन गया। ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो बेसिक डिफाइनिंग पॉइंट है वो ये है कि अगर एक सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, इस सिस्टम को तब हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। तो ये लॉ हमको कहता है कि इस सिस्टम का जो मोमेंटम है ना, टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, दैट विल बी कंजर्व्ड, वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो अभी आपने इसका मोमेंटम चेक कर लिया। मोमेंटम कैसे देखेंगे? तीनों पार्ट्स का अलग अलग मोमेंटम निकालो, उनको ऐड कर लो तो मोमेंटम हो गया। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालना है तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं हर एक पार्ट का अलग अलग मोमेंटम निकालना पड़ेगा और फिर उनको ऐड कर लो, वेक्टोरियली ऐड करो, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर जब आप वेक्टर एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा, तो वो बन गया इस सिस्टम का मोमेंटम। अब अगर इसी सिस्टम का मोमेंटम आप कुछ टाइम के बाद चेक करेंगे तो जो वो मोमेंटम निकलेगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ इनिशियल मोमेंटम। जो आपने पहले मोमेंटम देखा था, जो आपने पहले मोमेंटम कैलकुलेट किया था, वही मोमेंटम आप किसी भी टाइम के बाद निकालो, चेक कर लो, सेम मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं होगी, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी, पर ओनली कंडीशन फॉर दिस इज दैट देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो हम लिखेंगे बेटा, if external force acting on a system is zero, therefore जो मोमेंटम सिस्टम का है, मोमेंटम वो कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड का मतलब है द मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। इसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है कि आप पहले मोमेंटम देखो, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर सम टाइम। अब फिर इसके बाद फिर से चेक करेंगे, दैट विल बी अगेन द सेम मोमेंटम एंड सो ऑन। इसका मोमेंटम आप किसी भी पॉइंट
किसी भी टाइम पे चेक कर लो, उसका जो वैल्यू है इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन दैट विल बी सेम। यू अंडरस्टैंड? देखो ये जो लॉ है ना, दिस लॉ कम्स आउट एक्चुअली फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया है, इसको सिखाया भी है, और मैंने आपको बताया कि बेटा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन the external force, the magnitude of external force or the net external force acting on a system is equal to the rate of change of linear momentum of the system। एक सिस्टम पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कितना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब इसी इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ। अब इसी इक्वेशन से देखो बेटा, अब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स पे, जो एक्सटर्नल फोर्स एक सिस्टम पे लग रहा है, अब अगर हम उसको सबस्टिट्यूट करेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो। इफ दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो राइट हैंड साइड भी जीरो आना चाहिए। देयरफॉर dp by dt इज ऑल्सो जीरो, dp by dt ऑल्सो शुड बी जीरो। ठीक है, एंड यू नो दिस थिंग बेटा, मोमेंटम की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टाइम जीरो तब आएगी जब मोमेंटम जो है ना बेटा, जब मोमेंटम कांस्टेंट आएगा, बिकॉज यू नो the differentiation of every constant term, every constant physical quantity or a constant term is always zero। अब अगर आपके पास दिया है that dp by dt is zero, differentiation of momentum with respect time is zero, तो फिजिकल सेंस इसका यही है ना, फिजिकल मतलब यही है ना इसका, जो कि जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट टर्म है, तभी तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो आती है। तो देखो बेटा, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से प्रूव कर दिया। अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है एक बॉडी पे, और अगर उस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस बॉडी का जो मोमेंटम है ना बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट if no external force is acting on a system, if a system is isolated, then the total momentum of the system will remain conserved, then the total momentum of the system will remain constant, it will not change with respect to time। You understand? Shabash। So this is the simple and basic statement of law of conservation of linear momentum। अब देखो बेटा, मैं आपको इस लॉ की एप्लीकेशन सिखाता हूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये फिजिक्स में हमको कैसे यूज करना है, फिजिक्स में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस फिजिक्स में क्या है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे, और इसका जो पूरा जो हमारा जो कंसर्न है ना इस टॉपिक को रिलेटेड कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, वो बेटा आपको आ जाएगा फिर। ठीक है, देखो एक बेसिक सी एग्जांपल है, दिस इज सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल। बेटा ये मान लो आपके पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, और इस बॉडी का मास मान लो m है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ना बेटा, इसकी जो वेलोसिटी है, लेट मी सपोज इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो। सो इसका मतलब है ये जो बॉडी आपने ली है इट इज एट रेस्ट, फाइन, शाबाश। अब क्या हो जाता है बेटा, ये जो बॉडी है ना एक्सप्लोजन हो जाता है, इट एक्सप्लोड्स, ये फट जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है। अब जब ये एक्सप्लोड होगी तो मान लो इस बॉडी के अब दो हिस्से हो गए, ये एक हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। इस हिस्से का मास मान लो m1 है और इस हिस्से का मास मान लो m2 है। अब m1 प्लस m2 जब आप ऐड करेंगे तो यही मास आएगा, टोटल मास m। ठीक है, अब पहली बात मैं आपको यहां पे बताता हूं बेटा, मुझे बोलो अगर इस m1 जब ब्लास्ट होगा तो इसकी एक अपनी वेलोसिटी होगी, मान लो उस वेलोसिटी का हम नाम रखेंगे v1, और इसकी एक अपनी वेलोसिटी होगी, मान लो उसका नाम रखेंगे हम v2। मैंने रैंडम डायरेक्शन और रैंडम वैल्यूज, जनरल इक्वेशन या जनरल बात में कर रहा हूं, मैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं। मैंने सिंपल सी एग्जांपल ले ली, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसका इनिशियल मास m था, या इसका मास जो है m है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, ये रेस्ट में था। अब क्या हो गया, ये ब्लास्ट हो गया। अब जब ब्लास्ट हो गया तो दो फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गया, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। अब दोनों की अलग अलग स्पीड है, दोनों की अपनी अपनी डायरेक्शन है, एक की स्पीड मैंने v1 रखी और दूसरे की रखी मैंने v2, फाइन। अब पहली बात मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि बेटा मुझे बताओ, जब कोई चीज एक्सप्लोड होती है ना, कोई चीज फट जाती है, जैसे ये फट गया यहाँ पे, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से फट गया कि इंटरनल फोर्स की वजह से फट गया। मान लो आपके पास कोई बॉम्ब है, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना तो बॉम्ब ब्लास्ट इंटरनल फोर्स की वजह से होता है कि एक्सटर्नल की, ऑब्वियस ही बात है, ये इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स का कोई हाथ नहीं है। यू अंडरस्टैंड? या जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है,
मे बी कोई एग्जाम्पल आप दे सकेंगे जिसमें जो ब्लास्ट होता है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, पर जो स्पेसिफिकली मैंने यहां पे एग्जाम्पल दे दी, यहां पे एग्जाम्पल आपको आपके सामने रखी, इसमें बेटा एक्सटर्नल फोर्स का कोई हाथ नहीं है। तो मैं यहां पे कैटेगोरिकली लिखूंगा, यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है ना, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक है, तो अगर ये ब्लास्ट हो गया, ये इंटरनल फोर्स की वजह से, मे बी कोई इंटरनल रिएक्शन होगी या जो भी हो गया, ये फट गया। समझ आ रहा है? अब अगर ये ब्लास्ट हो गया, मुझे बताओ क्या हम इस वाली बॉडी पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ही कंडीशन है, आपका जो सिस्टम है ना, जो कंसर्न सिस्टम है, उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आपका जो इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा बताओ मुझे, यहां पे ये जो बॉडी थी, इस पे जो इसका जो एक्सटर्नल फोर्स था, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो तो 0 है, तो इसका मतलब इस बॉडी का जो मोमेंटम है ना बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। इस बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है ना वो चेंज नहीं होगा। अब अगर इस बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो मैं लिखूंगा नीचे, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन एनी केस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दे शुड बी इक्वल। कोलिजन सॉरी मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन एंड मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन दे शुड बी सेम, क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूं ना कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज नहीं होगा। और कुछ भी हो जाए अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं सिंपली लिखता हूं बेटा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, बट दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन दैट इनिशियल मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन इट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। फाइन, अब बताओ मुझे बेटा, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर आपको मोमेंटम निकालना होगा इस बॉडी का तो कैसे निकालेंगे? पहले तो कोलिजन से पहले ये एक ही पार्ट था ना, तो एक ही पार्ट का मोमेंटम आपको निकालना पड़ेगा। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है? लीनियर मोमेंटम की मास इनटू वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो जब इसका मोमेंटम हम निकालेंगे तो इनिशियल मोमेंटम 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, इट वाज एट रेस्ट। अब जब फाइनल मोमेंटम इसी बॉडी का आप निकालेंगे, अब ये बॉडी 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हुई है, तो अगर आप इसका फाइनल मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो आपको दोनों पार्ट्स का अलग अलग मोमेंटम निकालना है और फिर उन दोनों पार्ट्स के मोमेंटम को आपको ऐड करना है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट्स तो इसी से निकले हैं ना, तो अगर टोटल मोमेंटम आपको चाहिए तो आपको हर एक पार्ट का अलग अलग निकालना है और फिर टोटल मोमेंटम के लिए आपको सारे पार्ट्स का मोमेंटम ऐड करना पड़ेगा। पर याद रखेंगे ये जो एडिशन है ना, ये वेक्टर एडिशन आपको करना है। तो मुझे बताओ, इसका जो मोमेंटम है ना उसका नाम हम रखेंगे P1, इसका जो मोमेंटम उसका नाम रखेंगे P2। तो जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2। पर याद रखेंगे दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। तो P1 अगर P1 का आपको वैल्यू निकालना होगा, P1 किसके बराबर? इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1, तो P1 के बदले आएगा बेटा m1 v1, वो समझ आ रहा है ना बेटा, प्लस P2 के बदले बेटा क्या आएगा m2 v2 पर वेक्टोरियली। इसमें आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन भी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब मान लो, अब यहां पे आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, m1 v1 m2 v2। अब 4 में से 3 दिए होंगे और आप चौथा जो है आराम से निकल सकेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसी के रिलेटेड आपको एक बेसिक सी एग्जांपल देता हूं। देखो बेटा, यही एग्जांपल अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें सबस्टिट्यूट करके न्यूमेरिकल वैल्यूज सबस्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, ऐसे एक क्वेश्चन आया था एंट्रेंस में, एक बॉडी है, इसका हो जाता है एक्सप्लोजन, सेम एग्जांपल है, इसका एक्सप्लोजन हो जाता है। अब जब इसका एक्सप्लोजन हो जाता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट, और दोनों पार्ट्स का जो रेशो है ना दैट इज 1:4। अंडरस्टैंड कर लो, एक बॉडी है आपके पास, एक बॉडी है, इसका मास नहीं पता कितना है, पर यह दिया हुआ है कि जब इसका एक्सप्लोजन हो जाता है, जब ये बॉडी फट जाती है तो 2 पार्ट्स होते हैं इसके, और 2 पार्ट्स का जो रेशो है ना दैट इज 1:4। हाँ, तो इसका मतलब अगर ये m है, अगर ये m है
सो दिस इज, अगर ये टोटल मास m है तो इसके दो अनइक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। वन इज इसका जो है, अगर इफ दिस इज टोटल, इफ दिस हैज अ मास m, अगर इसके दो हिस्से हो जाते हैं एंड द रेशियो इज 1:4, तो इसका मतलब है अगर आप इसको मानेंगे m और इसको मानना है फिर आपको 4m, तो जो टोटल मास आपको रखना है वो आपको रखना है 5m। यू अंडरस्टैंड? हालांकि इस क्वेश्चन में मास वगैरह कुछ नहीं दिया है, प्रॉब्लम खाली इतनी है, आपके पास एक बॉडी है, जब एक्सप्लोजन हो जाता है तो वो दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है एंड द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू अनइक्वल पार्ट्स इज 1:4। तो मैंने ऐसे कर लिया, जो छोटा पार्ट है इसका मास मैंने m रख लिया और जो बड़ा पार्ट है इसका मास मैंने 4m रख लिया। अब सेम बात है ना, इन दोनों का रेशियो मुझे आना चाहिए 1:4, तो वो तो वही आएगा ना, m/4, m इज 1/4। अब अगर इसका आपने m रखा, इसका 4m रखा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कितना आएगा बेटा, 5m। यू अंडरस्टैंड? शाबाश। उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जो इस पार्ट की थी ना, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, जो बड़ा पोर्शन था या जो बॉडी थी एक्सप्लोजन से पहले, इट वाज एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब एक्सप्लोजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी, लेट मी सपोज दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू I + 2j - k, ये इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, और इसकी जो वेलोसिटी है ना उसका नाम मैं रखूंगा v2, और इस v2 का हमको निकालना है वैल्यू। ये v2 का हमें नहीं पता, इस v2 का वैल्यू कितना है, या इस v2 की इक्वेशन हमको निकालनी है। फिर से देखो बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, बहुत बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है, पर जो हम पढ़ रहे हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, बेसिक सी एग्जाम्पल है, जिससे हमको इसका जो बेसिक मतलब है ना, बेसिक जो इसका फंडामेंटल थीम है इस लॉ का, वो समझ आ जाता है। तो क्या क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करता हूं। एक बॉडी आपके पास एक्सप्लोजन हो जाता है, तो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द टू पार्ट्स इज 1:4। नाउ व्हाट आई डिड, I kept the mass of this part as m and the mass of this part has to be 4m, because ultimately the ratio should be 1:4, and obviously the mass of this part has to be 5m, because m plus 4m should be 5m, because these are the two fractions of the same body. And then what is given? It is given that the mass, the velocity of this body before collision is 0, it was at rest, and after explosion the velocity of this part is given, that is I plus 2j minus k. It is a vector equation, and what we have to find, we have to find the velocity of this portion. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां आप देखेंगे जब एक्सप्लोजन हो जाता है तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है ना वो 0 है। एक्सप्लोजन जब होता है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी हमको, जिसे हमको ये पता चलता कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब सिंपली अगर दिया है कि एक्सप्लोजन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंटरनली हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का इसमें कोई हाथ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो अभी आपने सीखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम है ना बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन द मोमेंटम विल बी सेम। तो हम लिखेंगे PI इनिशियल मोमेंटम, इट शुड बी इक्वल टू PF, इट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इसका क्या मतलब है, जब आप एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम निकालेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी या इसकी जो वेलोसिटी थी ना एक्सप्लोजन से पहले वो तो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम आएगा 0, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर आपको एक्सप्लोजन के बाद निकालना है तो दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स का अलग अलग मोमेंटम निकालना पड़ेगा, उनको ऐड कर लो, वेक्टर ऐड। तो फाइनल मोमेंटम में दो मोमेंटम्स आपको आते हैं, एक तो P1 इसका मोमेंटम और प्लस P2 हो गया बेटा दूसरे पार्ट का मोमेंटम। अब P1 का अलग निकालो। अब ये जो बेटा ये बॉडी है ना, मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। इस बॉडी का मास हमने कितना रखा है m, और इस बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है बेटा I plus 2j minus k। फाइन, शाबाश, प्लस ये आ गया हमारा P1 इस बॉडी का मोमेंटम। अब इस बॉडी का मोमेंटम बताओ कितना है, इसका मास कितना है 4m, तो हम लिखेंगे 4m, और इसकी वेलोसिटी आपने कितनी रखी है V2, ये हो गया इसका बेटा मोमेंटम। अब हमें इस V2 का वैल्यू निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। ये लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो 0 ऐसे ही लिखूंगा बेटा मैं, ठीक है।
ये क्या बन गया बेटा, ये देखो, ये m और ये m हम कॉमन निकालेंगे तो m बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा i प्लस 2j माइनस k, ठीक है, प्लस और क्या बचा आपके पास बेटा, प्लस 4m को बाहर निकालना है ना, निकाला है हमने 4 टाइम्स v2, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब m को यहां लाओ तो 0 बन जाएगा, तो वह बाकी जो चीजें बची ना उनको इधर लाओ, तो जब i इधर आएगा तो माइनस i बनेगा, जब 2j यहां आएगा तो माइनस 2j बनेगा, जब माइनस के यहां आएगा तो प्लस k बनेगा, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स v2, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स v2। अब 4 डिवाइड होगा ना तो v2 का वैल्यू आ जाएगा आपका, सो v2 विल बी इक्वल टू व्हाट, v2 विल बी इक्वल टू माइनस i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। तो सब का डिवाइड होगा बेटा 4। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, तो फिर अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना, यू नो द मैग्नीट्यूड विल बी इसका जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इसका जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इसका जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल्स, दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो बेटा, इसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, एक और एप्लीकेशन या एग्जाम्पल मान लो आपको, उसको हम कहते हैं बेटा रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखो आपने देखा होगा जनरली जब गन से हम फायर करते हैं ना, जब बुलेट बाहर आ जाती है तो जो गन होता है ना बेटा, तो वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है। मान लो ये मेरे पास गन है या पिस्टल है, जब मैं ट्रिगर दबाऊंगा ना तो गोली बाहर आएगी, और जब गोली बाहर आती है ना तो ये जो गन होता है ना बेटा, ये थोड़ा सा पीछे आ जाता है, पीछे आ जाता है। इसी को हम, इस गन के पीछे आ जाने को, रिकॉइल होने को हम कहते हैं बेटा रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये रिकॉइलिंग क्यों होती है देखो बेटा, और अगर हमको इस रिकॉइलिंग की स्पीड निकालनी है, मान लो मैंने ट्रिगर दबा दिया, गोली निकली, अब अगर मुझे गोली का मास और गोली की स्पीड पता है और टोटल जो गन का मास है ना वो भी मुझे पता है, तो क्या मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूं कि जब ये गन पीछे आएगा तो कितना, किस वेलोसिटी से पीछे आएगा। या आपने देखा होगा जो बड़ी टैंक होती है ना, तो टैंक जब फायर करती है ना आगे, तो टैंक जो है ना थोड़ी सी रिकॉइल हो जाती है, पीछे आ जाती है, तो इसी पीछे आने को हम रिकॉइलिंग कहते हैं। और ये रिकॉइलिंग बेसिकली एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम के कंजर्व होने की वजह से बेटा ये जो गन है ना ये पीछे आ जाता है थोड़ा। देखो मैं यहां पे एक बेसिक सी एग्जांपल या डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो ये आपके पास एक गन है, लेट अस सपोज दिस इज अ पिस्टल, ये पिस्टल है बेटा, और ये इसमें बुलेट है, ठीक है। अब यहां पे मैं पेंटिंग नहीं बना रहा हूं ना, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, सो आई एम ए फिजिक्स टीचर, तो पेंटिंग पे आप मत जाइए, आप लॉ अंडरस्टैंड कीजिए, आप बेसिक डायग्राम देखिए। तो बेटा मान लो ये जो टोटल सिस्टम है ना गन प्लस बुलेट, इसका जो मास है ना वो मान लो m है, और इनिशियल वेलोसिटी जो इस पूरे सिस्टम की है वो 0 है। मतलब ये मान लो अगर मेरे हाथ में गन है तो द गन इज एट रेस्ट, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ये गन जो है ना स्टेशनरी है, रुका हुआ है, गोली भी इसी में है, उसकी वेलोसिटी भी 0 है, तो गन भी यही है। तो टोटल जो सिस्टम है ना बुलेट प्लस गन, इट्स एट रेस्ट। और टोटल मास कितना है गन प्लस बुलेट का, दैट इज m, मैंने उसका नाम कैपिटल M रखा है, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे आफ्टर फायरिंग जब आप बुलेट को फायर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका बेटा गन, ये गन प्लस और ये आपकी बुलेट, ये आपकी बुलेट। अब गन अलग बुलेट अलग, ठीक है। एंड यू नो ये जो बुलेट है ना बेटा, इसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी जब ये गन से बाहर आएगी, और उसका जो हम इसकी जो वेलोसिटी का नाम रखेंगे ना उसका रखेंगे हम VB। VB इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और इसका जो मास रखेंगे ना हम बुलेट का मास, उसका हम मैं लिखूंगा MB। MB इज द मास ऑफ बुलेट। तो बचा जो मास इसका मास टोटल कितना मास था इसका M, अब बुलेट का मास इसमें से सबट्रैक्ट करो तो बचा कितना, इसका मास होगा फिर कैपिटल M माइनस MB, टोटल मास माइनस मास ऑफ बुलेट, ठीक है।
अब ये जो गन है ना बेटा, जब वो बाहर आएगा तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। लेट अस सपोज हमें नहीं पता कि इस गन की कुछ वेलोसिटी होगी भी कि नहीं होगी, ये गन भी आगे जाएगा पीछे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा वो नहीं हमें पता। ये जो इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने के बाद हमें खुद पता चलेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है और किस डायरेक्शन में। फिलहाल हम इस गन की जो वेलोसिटी का वैल्यू रखेंगे ना, वो लिखूंगा मैं वीजी। वीजी इज द वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, एंड वीबी इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और ये जो Vg है ना, इसका ना हमें मैग्नीट्यूड पता है ना हमें इसकी डायरेक्शन पता है। हाँ अलबत्ता बुलेट का मास और इसकी वेलोसिटी हमारे पास दिया होगा, ठीक है। फिलहाल मैं जनरल एक्सप्रेशन यहां पे लिख रहा हूं। अब देखो बेटा, यहां पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस Vg का वैल्यू निकालने के लिए, इस Vg इज वेलोसिटी ऑफ गन, इसको हम कहते हैं रिकॉइल स्पीड। मैं लिखूंगा यहां पे, दिस इज रिकॉइल स्पीड, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। जब गन रिकॉइल करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, उसको हम रिकॉइल स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो इस रिकॉइल स्पीड ऑफ गन का हमें निकालना है वैल्यू, बाकी सारी चीजें दी होगी हमारे पास। अब बेटा इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, इसी की एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं, हम यही सीख रहे हैं कि इसको फिजिक्स में कैसे हम यूज करेंगे और कहां कहां पे यूज करते हैं। तो ये भी एक ऐसी एग्जांपल है जहां पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। अब देखो बेटा, मुझे बताओ, ये जो सिस्टम था ना गन प्लस बुलेट, आई एम टेकिंग सिस्टम एज बुलेट प्लस गन, खाली गन नहीं ना ही बुलेट अकेले, बुलेट अकेले सिस्टम नहीं है, ना ही मैं गन बुलेट के बगैर गन को सिस्टम ट्रीट कर रहा हूं। मैं यहां पे बुलेट प्लस गन को एक ही सिस्टम मान रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा, जब बुलेट गन से बाहर आती है ना, तो क्या ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आती है क्या, और ये इंटरनल फोर्स की वजह से आती है? तो याद रखेंगे, ये आपको पता ही होगा कि जब फायर बाहर आ जाता है गन से, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। आपको खाली ट्रिगर दबाना पड़ता है, तो ट्रिगर से अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाती है, कुछ केमिकल एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उस एक्सप्लोजन से जो आपकी बुलेट है ना, ये बाहर आ जाती है। समझ आ रहा है? तो आपका खाली काम है ट्रिगर दबाना। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्रिगर दबाना जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं। ट्रिगर दबाना इज जस्ट आप स्विच दबा रहे हैं, स्विच आपने दबा दिया, बाकी इंटरनल कुछ होता है, इंटरनल मैकेनिज्म कुछ हो जाता है, जो भी हो रहा है हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है या कुछ और हो रहा है, जो भी हो रहा है ये अंदर से ही हो रहा है। तो इसका मतलब है इस गन पे बाहर वाला कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? बाहर वाला फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो बाहर वाले फोर्स की वजह से ये जो गोली है ना, ये बाहर नहीं आती। गोली जब बाहर आती है वो इंटरनल फोर्स की वजह से आती है, ठीक है। अंदर कुछ मैकेनिज्म है, कुछ रिएक्शन वगैरह हो जाती है तो गोली बाहर आ जाती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना बेटा कि हियर द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। यहां जब फायरिंग हो जाती है, ये वाला जो फिनोमेना है फायरिंग का, it occurs because of internal force and there is absolutely no involvement of the external force. अब जब external force zero है, then we can apply law of conservation of momentum. law of conservation of momentum apply करेंगे तो इसका मतलब है momentum constant रहेगा। अब momentum constant रहेगा तो इसका मतलब है before firing जो momentum था वही after firing के बाद भी होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा initial momentum should be equal to final momentum, और यही basic equation है ना। इनिशियल और फाइनल अगर सेम है तो इसका मतलब कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आई है। तो बताओ बेटा इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है? इनिशियल मास था m, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो इनिशियल जो मोमेंटम इस बुलेट प्लस गन का आएगा वो 0 आएगा, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर आपको निकालना है तो आपको इन दो पार्ट्स का मोमेंटम अलग अलग निकालना पड़ेगा और दोनों का ऐड कर लो। बताओ इस पार्ट का मोमेंटम कितना होगा? इस पार्ट का मास है m माइनस एम बी, मैं लिखूंगा m कैपिटल M माइनस एम बी, और इस पार्ट की वेलोसिटी आपने कितनी रखी है बेटा? vg। अब इसी vg का वैल्यू निकालना है हमें, शाबाश। प्लस ये हो गया इस पार्ट का मोमेंटम। बताओ इस पार्ट का मोमेंटम कितना आएगा बेटा? इसका मास, इसकी वेलोसिटी, मास है mb और वेलोसिटी है vb, ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन होंगी। ये mb भी पता होगा, vb भी पता होगा, टोटल मास भी पता होगा, हमें निकालना है vg। अब देखो बेटा, vg निकालने के लिए ये जो टर्म है ना, इसको इधर शिफ्ट कर लो। जब वो यहां आएगी तो ये पॉजिटिव टर्म वहां है तो यहां नेगेटिव बन जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस एम बी, तो vb इक्वल टू m माइनस एम बी इंटू वी जी। ठीक है बेटा, तो vg का वैल्यू निकालना, तो ये डिवाइड कर लो, तो
तो माइनस एम बी डिवाइड होगा बेटा m माइनस एम बी और आएगा बेटा यहां पे वीबी दैट इज इक्वल टू वीजी। ये आपकी बेटा रिकॉइल वेलोसिटी या रिकॉइल स्पीड ऑफ गन की निकली फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को गौर से देखो, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ना तो एम बी मास ऑफ बुलेट का वैल्यू दे दो, m इज टोटल मास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, एम बी मास ऑफ बुलेट वैल्यू दे दो, वी बी वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू निकालो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे आपको, जिस पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है वो ये है कि ये भी वेक्टर और आगे आ जाता है माइनस आने का मतलब है कि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। आपने पढ़ा होगा बेटा वेक्टर अलजेब्रा में, यही तो सीखते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है, अगर दोनों साइड से प्लस है तो इसका मतलब है दोनों साइड में जो वेक्टर्स है ना उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। अगर एक साइड में वेक्टर पॉजिटिव है, दूसरे साइड में वेक्टर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये इक्वेशन देखो बेटा, इस साइड जो वेक्टर है दैट इज वीबी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, उस साइड जो वेक्टर है दैट इज वीजी वेलोसिटी ऑफ गन। अब नेगेटिव साइन आने का मतलब है दिस वीबी एंड वीजी इज अपोजिट। इसका मतलब वीजी वेलोसिटी ऑफ गन जो इसकी डायरेक्शन होगी ना दैट विल बी अपोजिट टू वीबी इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसका मतलब है अगर बुलेट की डायरेक्शन आगे है तो गन की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पीछे होगी। तो जब आप बुलेट फायर करेंगे बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगा। इसी पीछे आने को तो हम कहते हैं ना बेटा रिकॉइलिंग। तो यहां से ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि जब बुलेट आगे जाएगी तो जो गन है ना वो पीछे आएगा। और अगर आपको निकालना होगा वैल्यू बुलेट की जो वेलोसिटी है वो अगर दी है, बुलेट का जो मास है अगर वो दिया है और टोटल मास ऑफ जो गन का और प्लस बुलेट का वो दिया है, तो ये फॉर्मूला इसको सब्स्टिट्यूट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पे आपको जनरल एक्सप्रेशन बना के देता हूं, बाकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें दिए होंगे यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड द आंसर, देयर इज नो इशू। चलो बेटा लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। ठीक है, देखो बेटा ये मान लो हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमारे पास दो ब्लॉक्स है। दिस इज ब्लॉक M1, बीच में स्प्रिंग है और ये एक और ब्लॉक है मास M2। फाइन, आराम से देखो बेटा, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूं कि कहां पे और कैसे इस लॉ को अप्लाई किया जाता है और कैसे हम फिजिक्स में अप्लाई करके डिफरेंट रिजल्ट जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास एक सरफेस है, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस, नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक और ऑन दिस ब्लॉक बिकॉज ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, और बीच में एक स्प्रिंग है। क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में दिया होता है कि अगर आप इन दो ब्लॉक्स को करेंगे एक्सपैंड, अगर आप इन दो ब्लॉक्स को बेटा ऐसे बाहर की ओर खींचेंगे तो ये जो स्प्रिंग है ना ये इलोंगेट होगी। इलोंगेट होने के बाद अगर आप इन दोनों ब्लॉक्स को करेंगे रिलीज, छोड़ेंगे, तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे ना, दे विल अप्रोच ईच अदर। या अगर इन दो ब्लॉक्स को आप क्या करेंगे, ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यहां से ऐसे फोर्स और यहां से ऐसे फोर्स, तो बेटा जो बीच वाली स्प्रिंग है ना वो कंप्रेस हो जाएगी। और जब आप इन दो फोर्सेस को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये जो दो ब्लॉक्स है ना दे विल मूव अपोजिट टू ईच अदर। एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा विद डिफरेंट वेलोसिटीज, इनकी अपनी अपनी एक वेलोसिटी होगी। तो मैं लिखूंगा बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं कि क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में। आई विल राइट इफ द ब्लॉक्स आर पुश्ड और पुल्ड, आप पुश करो या पुल करो, इफ द ब्लॉक्स आर पुश्ड और पुल्ड टुवर्ड्स और अगेंस्ट ईच अदर। ठीक, इफ दे आर पुश टुवर्ड्स ईच अदर और दे आर पुल्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड देन रिलीज्ड, और फिर आप इनको छोड़ रहे हैं कुछ टाइम के बाद, एंड देन रिलीज्ड आफ्टर सर्टन टाइम, कुछ टाइम के बाद आप इनको छोड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं वैल्यूज दे देता हूं, ऐसे वैल्यूज दे देता हूं। इसका जो मास है 3 kg है, इसका जो मास है मान लो 2 kg है। ठीक है, एंड आर रिलीज्ड आफ्टर सर्टन टाइम। फिर लिखता हूं मैं, इफ
velocity of 3 kg block at that moment is 10 meter per second, then find velocity of 2 kg block. ये बेटा आप क्वेश्चन को आराम से देख लो, मैंने डाटा सबस्टिट्यूट किया, एक बेसिक एग्जांपल दी। मसला एग्जांपल सॉल्व करने का नहीं है, मसला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सीखना है। ये फिगर दी है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, 2 ब्लॉक्स हैं। क्वेश्चन में दिया है कि अगर मान लो आप इन 2 ब्लॉक्स को जो है पुल कर रहे हो, फिर पुल करने के बाद आपने दोनों ब्लॉक्स को छोड़ा, तो दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे की ओर आएंगे, दे विल अप्रोच ईच अदर विद सर्टेन वेलोसिटी, क्योंकि जब स्प्रिंग इलोंगेट होगी और आप छोड़ेंगे तो ये वापस आएंगे ना। जब ये वापस आ रहे हैं, ये जो है ना, ये 3 kg ब्लॉक, इसकी जो वेलोसिटी दी है वहां से, इफ वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक एट दैट मोमेंट इज 10, इसकी जो वेलोसिटी है ना वो 10 मीटर पर सेकंड दी है, और आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। लेट अस सपोज उसकी जो वेलोसिटी मैंने लिखी है ना, दैट इज v। इस v का निकालना बेटा आपको वैल्यू। इनिशियली जो सिस्टम है ना वो रेस्ट में, देखो क्या हुआ है, ये सिस्टम है मेरे पास, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, मैंने इलोंगेट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं दोनों ब्लॉक्स को पकड़े हुए हूं, तो बताओ अभी अगर मैं इनको पकड़े हुए हूं तो इनकी जो वेलोसिटी है ना वो क्या है, 0। तो पूरा जो सिस्टम है ना वो रेस्ट में, मतलब ब्लॉक प्लस स्प्रिंग प्लस ब्लॉक, दे आर एट रेस्ट। मैंने इनको इलोंगेट किया, इनको पुल किया और यहां पे इनको रोका, तो सारा सिस्टम रेस्ट में आ गया। तो अगर रेस्ट में सिस्टम आ गया तो मोमेंटम क्या बन गया, 0। अब मैं इनको छोड़ रहा हूं, जब मैं छोड़ूंगा ना तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। अब इसकी भी एक वेलोसिटी होगी, इसकी भी एक वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड, अब इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, हम करेंगे अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आराम से हम इसकी वेलोसिटी निकाल पाएंगे। लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, और वो है भी यहां पे बेटा। जब ये 2 वापस आएंगे ना, ये किस फोर्स की वजह से वापस आएंगे, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। स्प्रिंग इनको वापस खींचेगी, पर आपने जब ट्रीट किया ना 2 ब्लॉक्स और इस स्प्रिंग को, इसको तो हमने एक ही सिस्टम ट्रीट किया है, एक ही सिस्टम माना है। अगर ये एक ही सिस्टम है तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स बन गया, अब एक्सटर्नल फोर्स का कोई काम यहां पे है नहीं। इसका मतलब जब ये वापस आते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स, देयर इज नो रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब जब बाहर एक्सटर्नल फोर्स का कोई रोल है ही नहीं, तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहां जो एक्सटर्नल फोर्स है ना बेटा, दैट इज 0, द एक्सटर्नल फोर्स इज 0। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम जब आपने, देखो बेटा याद रखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज जब आप इन दोनों को पकड़े हुए थे, हाँ तो रेस्ट में थे, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, दैट इज द इनिशियल स्टेट। फिर जब आपने छोड़ा तो ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, दैट इज द फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में जो टोटल मोमेंटम सिस्टम का था वो फाइनल स्टेट में भी होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट में जो मोमेंटम था ना इस सिस्टम का वो तो 0 था, क्योंकि इनिशियल स्टेट में यू वर होल्डिंग द 2 ब्लॉक्स एंड दे वर एट रेस्ट। सो इनिशियल मोमेंटम में, इनिशियल स्टेज में इनकी दोनों की वेलोसिटी 0 थी, तो सारे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम 0 आएगा। तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर बेटा, इसका मास, इसकी वेलोसिटी, सो दैट इज 3 × 10, दैट इज 30, ठीक है, शाबाश। अब देखो, अब अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर पुलिंग देम। अब अगर पुश करोगे तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों केसेस में ये 2 ब्लॉक्स अपोजिट मूव करेंगे। अब अगर ये टुवर्ड्स आ रहे हैं तो अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब अगर अपोजिट जा रहे हैं तो भी ऑब्वियस सी बात है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी आप पॉजिटिव लेंगे, इसकी नेगेटिव लेनी है, या अगर इसकी नेगेटिव लेंगे, इसकी पॉजिटिव लेनी है आपको, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव रखते हैं, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव रखते हैं। तो इसका मास 3, इसकी वेलोसिटी 10, सो 3 × 10 इज 30, प्लस इसका मास बेटा 2 kg, इसकी वेलोसिटी v, पर ये v के बदले हमको लिखना पड़ेगा -v। -v क्यों, क्योंकि अपोजिट है ना,
तो कर लो सॉल्व, तो 30 इधर आएगा तो -30 बनेगा, तो ये बनेगा -2v, तो v का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल होके v का वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये बेटा आपका जो आंसर है ना वो आ गया। तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी आएगी ना दैट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? शाबाश। सो these are some basic examples related to the law of conservation of linear momentum। तो इंशाल्लाह बेटा ये लेक्चर जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का है ना, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में भी। तो अगले क्लास में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में दिखाने जा रहा हूं। इनफैक्ट यहाँ पे जो भी मैंने प्रॉब्लम्स दिखाई ना, दीज वर 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। मैं आपको 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स भी दिखाऊंगा या 3 डायमेंशनल, क्योंकि आगे जाके जो एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलिजन। तो उस कोलिजन में बेटा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, इसको बहुत अप्लाई करने वाले। इनफैक्ट कोलिजन की हर एक प्रॉब्लम में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बेटा रॉकेट प्रोपल्शन या ए सिस्टम विद वेरिएबल मास पढ़ाऊंगा, तो वो अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।